हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस अड्डा 24/7। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जीके जीएस की नई सीरीज़। इसे हमने नाम दिया है जीके जीएस मेगा सीरीज़। जीके जीएस मेगा सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, मिसलेनियस, करंट एंड स्पोर्ट्स, इस सभी के क्वेश्चंस होंगे जो वन लाइन फॉर्म में कंपाइल किया गया है। और ये अपने आप में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगे हैं और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश की गई है। मैक्सिमम आउटपुट, मैं ये मानता हूँ कि इतने कम समय में यूट्यूब पर कहीं भी आपको इतना ज़्यादा कंटेंट और इतना क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। बिना देरी किए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमारा है बिहार को लेकर। बिहार किसी भी एग्जाम में, खासतौर से बिहार के एग्जाम में, बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड फैक्ट हम देखते हैं। कुछ जो उसकी आबादी है बिहार की, देखिए ये जो है 2011 के सेंसस के मुताबिक है। अभी 2010 साल के बाद, हर 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसका आंकड़ा कोरोना पेंडेमिक की वजह से थोड़ी सी बाधित हुई थी, उसका डेटा नहीं आया है। जैसे ही डाटा आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक जो बिहार की कुल आबादी है वो 10,38,00,000 है और जो साक्षरता दर है पूरे बिहार की वो 63.82% है। जिसमें से मेल की साक्षरता की बात करें ये 73% से ज़्यादा है और फीमेल 53% से अधिक साक्षर बिहार में है। देखिए, बिहार में जो कुल कृषि योग्य भूमि है वो लगभग 60% के आसपास है। इसको एक्जैक्टली 59.86% बोलेंगे और कहीं कहीं इसको 60% भी दिया जाता है। इस तरह से पूछा जाता है कि बिहार में कुल कितने परसेंट लैंड पर खेती होती है, तो लगभग 60%। देखिए, पूरे देश में जितनी भूमि है उसका पूरे बिहार में जो परसेंट है वो 2.86% है। सर्वाधिक लिंगानुपात की हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइटेड है किसी भी एग्जाम, खासतौर से बिहार के एग्जाम के लिए, कि बिहार राज्य के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है और सर्वाधिक न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो मुंगेर का है। लिंगानुपात होता है 1000 मेल के रेस्पेक्टिवली, फीमेल की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। इसके अलावा जनघनत्व बोलते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसको जनघनत्व कहा जाता है, डेंसिटी बोलते हैं इसको। इसके अलावा ये शिवहर, बिहार का शिवहर जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व है और कैमूर का जनघनत्व सर्वाधिक न्यूनतम है। तो इस पॉइंट से हमें इतनी जानकारी मिलती है, इसे ध्यान रखिए। अगला पॉइंट हमारा है गुरु गोविंद सिंह, जो सिख के 10वें और अंतिम गुरु हुए, उससे रिलेटेड। देखिए, उनका जन्म पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था। पटना में जिस जगह पे हुआ था उस एरिया को पटना साहिब कहते हैं। इनके पिताजी का नाम गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर था, जो 9वें गुरु थे। देखिए, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। मुगल एम्पायर औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी थी गुरु तेग बहादुर की। और गुरु गोविंद सिंह की माँ का नाम था माता गुजरी। माता गुजरी। गुरु गोविंद सिंह का सिख धर्म को कुछ देन है। जैसे पाहुल प्रथा की बात करें, अगर गैर सिख को सिख बनना है तो पाहुल प्रथा के माध्यम से वो सिख बन सकते हैं। पाहुल का शाब्दिक मतलब होता है अमृत। मतलब मतलब एक धार्मिक जल होता है। सिख धर्म में पूजा करने के बाद जो जल होता है और इस जल को पीना पड़ता है और पीने के बाद गैर सिख सिख बन जाते हैं और जो सिख होते हैं वो खालसा फौज में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 ईस्वी में। आधुनिक सिख धर्म की स्थापना का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को जाता है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी उसमें उन्होंने कुछ नियम दिए थे कि जो भी इस संघ का खालसा संघ फौज का नाम था बेसिकली। जब उनके पिता तेग बहादुर की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है बेसिकली, तो यह एक सिख को संगठित करने का काम करते हैं और उसके लिए खालसा पंथ की स्थापना होती है 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो कुछ नियम इन्होंने दिए थे। इसको कौकार कहा जाता है, यानी कौ से स्टार्ट होने वाले 5 कौकार दिए इन्होंने, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। यानी कि खालसा फौज में शामिल होने के लिए ये 5 प्रकार के कौकार को मानना जरूरी था। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह की 3 बीवियाँ थी। इसमें से जो सर्वाधिक प्रिय नाम है माता जीतो। माता जीतो ये गुरु गोविंद सिंह की तीनों बीवियों में सर्वाधिक प्रिय थी इनकी। इसके अलावा इनसे 2 बेटे हुए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनको मुगल एम्पायर ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इसकी मृत्यु हो गई थी और इसी के जन्म दिवस पर अभी हाल ही में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हमने मनाना स्टार्ट किया है। इसे याद रखिए। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है बेसिकली 1707 ईस्वी में गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ नामक जगह पर अफगानी डाकू होते हैं, उनके द्वारा चाकू से इनकी हत्या हो जाती है।
देखिए जिन्होंने हत्या की थी उनका नाम था जमशेद खान और वासिल बेग। याद रखिए गुरु गोबिंद सिंह की हत्या किसने की थी? जमशेद खान और वासिल बेग, और ये हत्या हुई थी, ये अफगानी डाकू थे बेसिकली, और ये नांदेड़ में, नांदेड़ के पास इसकी हत्या होती है, गोदावरी नदी के तट पर इसकी हत्या होती है, 1707 में इसकी हत्या होती है। याद रखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए इसको। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारा ओलंपिक गेम है, जो शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 का हुआ जनवरी फरवरी में, ये चीन की बीजिंग में हुआ। क्रम से ये 24वां शीतकालीन ओलंपिक था। देखिए कोई भी गेम होता है, चाहे वो ओलंपिक गेम हो या कॉमनवेल्थ गेम हो, उनका शुभंकर रखा जाता है या मैस्कॉट रखा जाता है। शुभंकर या मैस्कॉट का मतलब होता है प्रतीक, उस गेम का प्रतीक चिन्ह क्या है, उसको शुभंकर या मैस्कॉट कहते हैं। अभी पिछले साल 2022 में जो शीतकालीन 24वां ओलंपिक गेम हुआ चीन के बीजिंग के अंदर, उसका जो शुभंकर या मैस्कॉट था उसका नाम था बिंग डोएंग डोएन। देखिए बिंग का मतलब वहाँ का चाइनीज़ पांडा, बिंग का मतलब चाइनीज़ पांडा, ये चाइना का पांडा जहाँ जिस देश में होता है हम वहाँ के जीव की बात करते हैं, चाइना में हुआ है तो बिंग का मतलब चाइना के अंदर का पांडा, उसको बिंग बोलते हैं। डोएन डोएन का मतलब होता है मुस्कुराकर चलना, ठुमक ठुमक कर चलना। तो इसका जो कंप्लीट मीनिंग होगा वह स्माइलिंग पांडा एंड वॉकिंग विद अ चाइनीज लैल्टर्न, यानी कि रोशनी के साथ मुस्कुराकर चलता हुआ पांडा, ये इसका कंप्लीट मीनिंग है। इसके अलावा इस ओलंपिक गेम के अंदर नॉर्वे नॉर्वे देश ने सर्वाधिक मेडल को जीता था। जब बात नॉर्वे की होती है तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की मुद्रा या करेंसी होती है नॉक, NOK। देखिए नॉक में दो वर्ड है, NO और के, दो लेट सेलेबल। NO मतलब नॉर्वेजियन केमिस क्रॉन। याद रखिए नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रॉन होती है, इसकी राजधानी ओस्लो होती है। नॉर्वे अपने आप में एक अद्भुत देश है, क्योंकि यहाँ पे मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देते हैं, आधी रात को सूर्य दिखाई देते हैं, मध्य रात्रि वाला देश। नॉर्वे को कहा जाता है कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात में यहाँ पे सूर्य दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा स्पॉट है वो है राष्ट्रमंडल खेल, इसको कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं। क्रम से ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, यूके के बर्मिंघम में इसको खेला गया था। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, ये 4 देश से मिलकर बना हुआ होता है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 4 देश से मिलकर बना हुआ है यूके। और इसी यूके के बर्मिंघम में 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। याद रखिए यूके 4 देश से बना हुआ है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, कोई संयुक्त रूप से यूके बोलते हैं। और इस ओलंपिक गेम के अंदर सर्वाधिक जो गोल्ड मेडल जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत ने भी इसमें शामिल अपनी प्राथमिकता दर्ज करवाई थी, और भारत की जो रैंकिंग थी इसमें चौथी रैंकिंग थी भारत की। भारत ने कुल 61 मेडल जीते, और इसमें से 22 गोल्ड मेडल जीते, 16 सिल्वर जीते और 23 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते इसमें। देखिए इसका भी शुभंकर या प्रतीक चिन्ह या मैस्कॉट था प्यारी द बुल। देखिए हमने बात करी थी कि गेम जहाँ पे होता है वहाँ के जीव जंतु के समर्पित होता है, तो बेसिकली बर्मिंघम के अंदर एक विशेष प्रकार का बुल है, जो बहुरंगी बुल है, ढेर सारे रंग इसके शरीर पर होते हैं। इसका नाम है वहाँ पर, लोकल नेम इसका है प्यारी द बुल, और यही इस बार का इसका शुभंकर था, प्यारी द बुल, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम का। अगला हमारा पॉइंट स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट प्लेयर। देखिए जसपाल राणा निशानेबाजी करते हैं। जसपाल राणा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से, ये निशानेबाजी करते हैं। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा ये भी निशानेबाज हैं, और ये 10 मीटर राइफल शूटिंग से संबंधित है, याद रखिए। इसके अलावा देखिए जसपाल राणा को दिलीप से राणा से कंफ्यूज नहीं करना है। दिलीप राणा का जो असली नाम है, जिसे तो पूरी दुनिया जानती है, द ग्रेट खाली, और इसका संबंध WWE से है। W का मतलब वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट, और ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, रेसलिंग से। द ग्रेट खाली, इसका वास्तविक नाम दिलीप सिंह राणा है। देखिए महत्वपूर्ण ट्रॉफी और खेल, वेलिंगटन कप, इसमें वेलिंगटन कप का संबंध जो होता है वो हॉकी से है। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। मर्डिका कप का संबंध फुटबॉल से है। डोरंट कप का संबंध फुटबॉल से है। रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। ट्रॉफी और या कप और संबंधित स्पोर्ट, संबंधित खेल, ये पूछा ही जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आप नोट्स तैयार कीजिए, और एग्जाम के टाइम में फास्ट रिविजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। देखिए ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, और रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। इसके अलावा डेविस कप का संबंध टेनिस से है। इस बार ये
बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेविस का क्वेश्चन टेनिस से है। देखिए, कुछ व्यक्ति है और उसके उपनाम है। भारतीय इतिहास में ये व्यक्ति अमर हैं और इनको कुछ उपनाम से जाना जाता है। देखिए, जयप्रकाश नारायण की बात करें, इनको लोकनायक कहते हैं। जयप्रकाश नारायण का मत था दल विहीन लोकतंत्र के बारे में। उन्होंने कहा था कि अभी जो लोकतंत्र में बहुत सारे दल हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, उनके ये पक्षधर नहीं थे। उन्होंने ये माना था कि दल विहीन सरकारें होनी चाहिए, कोई एक दल का साम्राज्य हो, कोई एक दल प्रदेश को चलाए। दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। देखिए, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी बोलते हैं, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के रूप में इसका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, इनको अजातशत्रु कहा जाता है। अजातशत्रु का मतलब होता है अपने दुश्मन को ना छोड़ने वाला। अगला हमारा कुछ ऑर्डिनेंस के बारे में है, कुछ आदेश के बारे में है। इसको फरमान कहा गया है। देखिए, दो तरह का फरमान है, सुनहरा फरमान और शाही फरमान। क्वेश्चन रहता है कि सुनहरा फरमान सबसे पहले किसने जारी किया था अंग्रेजों को? तो गोलकुंडा के शासक थे, उसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। गोलकुंडा के शासक थे, नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1632 में इन्होंने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया था, गोल्डन ऑर्डिनेंस कहते हैं इसको। और इन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि आप मुझे सिर्फ वार्षिक 500 पेगोडा दे दो। पेगोडा उस टाइम की मुद्रा थी, करेंसी थी, और आप साल भर वहाँ पे बिजनेस करो। इसके अलावा शाही फरमान को जारी किया था फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में। ये मूल बादशाह से फारूक सियर 1717 ईस्वी में इन्होंने शाही फरमान जारी किया था अंग्रेजों को। इस वजह से घृणित कायर भी कहा जाता है। देखिए, फारूक सियर को इसी वजह से इसको घृणित कायर कहा जाता है। क्यों घृणित कायर कहते हैं? क्योंकि 3000 रुपये के बदले इन्होंने बंगाल में बिजनेस करने के लिए अंग्रेजों को शाही फरमान जारी कर दिया था। देखिए, ऐसा माना जाता है कि फारूक सियर को गले की बीमारी थी और उनको डर था कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। और उसी टाइम में अंग्रेज के शिष्टमंडल जो ब्रिटेन से भारत आए थे, उसमें डॉक्टर्स भी थे और भी कई सारे लोग थे, बिजनेसमैन थे, डॉक्टर थे। तो डॉक्टर ने इनकी ये बीमारी ठीक कर दी थी और इनसे खुश होकर फारूक सियर ने उनको ये शाही फरमान जारी कर दिया था कि आप मुझे वार्षिक टैक्स के रूप में 3000 रुपये दो और आप बिजनेस करो, बंगाल के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से घृणित कार्य भी कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करना। दीवानी प्रदान करने मतलब हुआ, दीवानी प्रदान करने का मतलब आदेश देना होता है। बेसिकली मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी। ये डेट कई बार एग्जाम में डेट पूछ लिया जाता है, किस डेट को शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1765 को ये दीवानी प्रदान। देखो, दीवानी प्रदान करने मतलब होता है कि एक शाही आदेश जारी करना कि ठीक है, आप बिजनेस करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको दीवानी कहा गया है। ये शाह आलम द्वितीय दिल्ली के उस टाइम के मुगल बादशाह थे, शाह आलम, उन्होंने ये आदेश दिया था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो याद रखिए, शाही फरमान, सुनहरा फरमान और दीवानी प्रदान करना। देखिए, सुनहरा फरमान जो जारी किया था, वो जारी किया था अब्दुल्ला कुतुब शाह, नाम था इनका। शाही फरमान अब्दुल्ला कुतुब शाह और सुनहरा फरमान अब्दुल्ला कुतुब शाह, और शाही फरमान को फारूक सियर ने जारी किया था। सुनहरा फरमान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने जारी किया था। शाही फरमान फारूक सियर ने जारी किया था। और दीवानी प्रदान जो किया था, ये शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। याद रखिए। देखिए, सुएज नहर के बारे में थोड़ी जानकारी है। इसे देखिए, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्वेश्चन इस सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है दरोगा की, ये दरोगा क्वेश्चन है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वो 26 जुलाई को 1956 ईस्वी को हुआ है। देखिए, सुएज नहर मिस्र देश के क्षेत्राधिकार में आता है और वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, नाम था कर्नल नासिर। वहाँ के राष्ट्रपति थे, नाम था कर्नल नासिर। उन्होंने 26 जुलाई 1956 को सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। अब सुएज नहर को बनने में तकरीबन 10 साल लगे थे। 1859 से बनना शुरू हुआ था, 1869 तक ये बन गया था। 1869 में बनकर तैयार हो गया था और इसको पब्लिकली खोला गया था 17 नवंबर 1869 को। 17 नवंबर, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पब्लिकली खोला गया था। सुएज नहर बेसिकली कई मायने में महत्वपूर्ण है। एक तो सुएज नहर जो जोड़ता है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होता है हमारा। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसमें से नॉर्थ और ईस्ट वाले एरिया में हमारा सुएज कैनल है, ये सुएज कैनल है। इस तरफ हमारा भूमध्य सागर होता है और इस तरफ हमारा लाल सागर होता है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से ये ही कैनल कनेक्ट करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, ये एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जो बाद में अमेरिका में इनको शरण लेना पड़ा था और कई सारे इन्होंने प्रयोग किए। इनका जन्म 1879 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1955 में हो गई। इनकी जो देन है पूरी दुनिया को, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, सापेक्षता का सिद्धांत है और E बराबर mc स्क्वायर है। और जो इनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये काफ़ी यूजफुल रहा था, जिसके लिए इसको 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इनके पिता का नाम था हंस एल्बर्ट आइंस्टीन, जो जर्मनी के थे, और इसकी माँ का नाम था मिलेवा मेरिक, जो सर्बिया की थी। और इसी वजह से इनका जर्मनी के अंदर विरोध हुआ था, नाजियों ने इसका विरोध किया था, जिस वजह से उसको भागकर अमेरिका में शरण लेना पड़ा था। काफ़ी प्रोमिनेंट ये साइंटिस्ट थे। PSLV की बात करते हैं, P फॉर पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमारा एक लॉन्च व्हीकल है, इससे हम अपने सेटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं और इसकी शुरुआत 1993 से हुई है। पहली बार हमने प्रयास किया था 1993 में सेटेलाइट को लॉन्च करने का, जिसमें हम सफल नहीं हो पाए थे और सक्सेसिवली एक के बाद दूसरा हमने प्रयास किए, 6 प्रयास किए, हम विफल रहे, सफलता हमें नहीं मिली। आखिरकार 7वें प्रयास में, जो कि 12 दिसंबर 2002 को हमने सफलतापूर्वक भारत का पहली मौसम संबंधी उपग्रह नाम है मैटसेट को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में बनी या स्वदेशी या स्वदेश निर्मित पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? मौसम उपग्रह कौन सा है? मैटसेट, जिसको 2002 12 दिसंबर को लॉन्च किया गया था PSLV से। ये PSLV की 7वीं और पहली सफल उड़ान थी। कई बार इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला सेटेलाइट कौन सा है? कोई सा भी पहला सेटेलाइट, ये तो मौसम संबंधी सेटेलाइट है मैटसेट, लेकिन इसके पहले 19 अप्रैल 1975 में रसिया के सहयोग से हमने एक सेटेलाइट को लॉन्च किया था, उसका नाम था आर्यभट्टा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन, आप इसको नोट करिए। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा। इसका हम इसे डिटर्जेंट बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, धोवन सोडा बोलते हैं, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर जहाँ पे बनता है वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। देखिए Na2 सोडियम, CO3 कार्बोनेट, साथ ही साथ इसमें 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाया जाता है, 10 मोलिक्यूल पानी का रहता है। तो याद रखिए सोडियम कार्बोनेट के साथ पानी का 10 मोलिक्यूल। लेबोरेटरी के अंदर इसको बनाने की जो विधि होती है, 2 विधि से हम इसको बनाते हैं, एक लेवलॉन्ग विधि, दूसरा है सॉल्वे विधि। सॉल्वे विधि में अमोनिया और सोडा को साथ में मिलाकर हम इसको बनाते हैं। ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी मेहनत लगी इसे बनाने में। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।